हेलो स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रुप। अब मैं आपको बता दूं, पहले ग्रुप का नाम है एल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप का नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप देख रहे हो दोनों में सिमिलैरिटी किसकी है? एल्कली मेटल पूरा एल्कलाइन अर्थ मेटल में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटीज, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी, ऑलमोस्ट सारी चीजें ग्रुप वन एलिमेंट के जैसी है। जो उनसे डिफरेंट है वही हम पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज जो है वो फटाफट लिख देंगे बिकॉज ग्रुप वन में लिख चुके हैं, रीजंस भी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जस्ट हम उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल में पहला फर्क है किसका? अर्थ का। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल? क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, वो किसमें फाउंड होते हैं? आर ऑन अर्थ क्रस्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। देन इसकी अपीयरेंस की बात करें तो दे आर सिल्वरी वाइट। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं एंड दे एग्जिस्ट एज अ डाई पॉजिटिव आयन। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज अ डाई पॉजिटिव आयन। तो यू कैन राइट इट एज कि दे एग्जिस्ट एज डाई पॉजिटिव केटायन एंड दे आर सिल्वरी वाइट। नाउ अब जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जैसे ही हम ये स्टडी को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो बात आती है किसकी? अबंडेंस की। अबंडेंस की अगर हम बात करें तो इसका अबंडेंस का नेचर बिल्कुल एल्कली मेटल की तरह ही है। जैसे अगर हम आपसे बोले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, तो देखिए जैसे ग्रुप वन में था, जैसे ग्रुप वन में था कि बीच वाले दो एलिमेंट सबसे ज्यादा अबंडेंट थे। फिर उसके बाद था कि जो लास्ट के दो और पहला था वो लेस अबंडेंट था। फिर उसके बाद क्या था कि ये ट्रेसेस में था। तो एग्जैक्ट वैसे ही ट्रेंड यहां पे फॉलो हो रहा है। यू कैन से जो ग्रीन वाले हैं, दीज ग्रीन बॉक्स में जो है ये मोस्ट अबंडेंट है। बाकी जो सैफरन बॉक्स में है यू कैन से इट इज लेस अबंडेंस और रेडियम इज इन ट्रेसेस। और आई होप आपको रीजन भी समझ आ रहा होगा क्यों है। क्यों? बिकॉज आपको याद है हाइड्रोजन में ट्रीटियम ट्रेसेस में था, ग्रुप वन में फ्रेंशियम ट्रेसेस में था, यहाँ रेडियम ट्रेसेस में, जो भी ट्रेसेस में बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। अब आपको रीजन भी लर्न हो गया होगा कि बिकॉज दे आर रेडियो, ये क्या है हमारा? रेडियो एक्टिव। नाउ जब ये सब बातें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें एक टेबल मिलती है एनसीईआरटी में और उस टेबल को हम स्टडी करते हैं। जैसे ही स्टडी करते हैं तो उसमें से निकल के आते हैं 4 एक्सेप्शन। वैसे टेबल में से तो 3 ही आते हैं, तो मैं नंबर याद करवा रहा हूं, 4 एक्सेप्शंस आएंगे। तो यू कैन से एल्कलाइन अर्थ मेटल मींस ग्रुप 2। ग्रुप 2 हैज हाउ मेनी एक्सेप्शंस? 4। तो जैसे ही बोला 4 एक्सेप्शंस तो टाइम है कि हम क्या करें? 4 एरोज बना लें। ठीक है, एक एरो और बना दिया जाता है यहां पर। नाउ अब आपसे पूछा जाए पहला एक्सेप्शन क्या है, तो यू कैन से पहला एक्सेप्शन है बेरिलियम इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो बेरिलियम है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। रीजन, जब क्वेश्चन आया कि इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं मान रहे तो रीजन भी आया। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसके लिए रीजन क्या है? तो इसके लिए रीजन है बिकॉज जो बेरिलियम का ऑक्साइड है वो मेटालिक नहीं है। वो क्या है? यू कैन से इट इज एम्फोटेरिक। क्या है वो? एम्फोटेरिक। दैट्स व्हाई। ओके, नाउ लेट्स स्टडी सेकंड। अब हम क्या करते हैं? सेकंड एक्सेप्शन पढ़ते हैं। सेकंड एक्सेप्शन के लिए एरो थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? सेकंड एक्सेप्शन है मैग्नीशियम हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो मैग्नीशियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। नाउ थर्ड एक्सेप्शन, व्हाट इज योर थर्ड एक्सेप्शन? थर्ड एक्सेप्शन है कैल्शियम हैज लीस्ट डेंसिटी। जो कैल्शियम है उसकी डेंसिटी क्या है? लीस्ट है। नाउ व्हाट इज योर फोर्थ एक्सेप्शन? आपका फोर्थ एक्सेप्शन क्या है? फोर्थ एक्सेप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी का।
चाहे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, वैसे तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से क्या होनी चाहिए, कम, बट एक्चुअली इसकी फर्स्ट और सेकेंड दोनों आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये 4 एक्सेप्शंस पड़े। अब इन 4 एक्सेप्शन के बाद हम कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो तुरंत हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे ग्रुप 2 का। तो तुरंत हमने आपको बोला था कि नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। तो कितनी प्रॉपर्टीज है, 4। तो 4 प्रॉपर्टीज का नाम लिखा जाए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमने लिखा प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये बीच बीच में जैसे ही हमने प्रॉपर्टीज लिखा तो वक्त आ गया है क्या 4 प्रॉपर्टीज लिखने का, तो एरो नहीं बना था बिकॉज अब हम उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे तो मैंने लिख के भी लगता है आपका टाइम ही वेस्ट किया है, सभी को याद है, इट्स जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियाई। या तो एटम के रेडियस की बात करो या उसके कैटायन मतलब आयनिक रेडियस की बात करो। तो सर बिल्कुल लिख के हमारा टाइम वेस्ट मत करना, हमें पता है टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, नहीं लिख रहे भाई, बस अब कंपैरिजन लिख रहे हैं हम। बस यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जो ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है, इट इज स्मॉलर, इट इज लेसर देन करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 एलिमेंट। Why? What is the reason for it? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे आते हो शेल्स सेम होती हैं। अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो दोनों में 2 शेल्स हैं, थर्ड पीरियड की बात करें तो दोनों में 3 शेल्स हैं, फोर्थ पीरियड की बात करें तो 4 शेल्स हैं। तो इसका मतलब शेल्स इन अ पीरियड सेम, लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसका रीजन क्या है? तो यू कैन से बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिन बच्चों को अभी कुछ टर्म्स यहाँ समझ नहीं आ रही है उनके लिए मैं एक वन शॉट बनाऊंगा, बेसिक्स जो पूरी इनऑर्गेनिक में यूज होंगे। तो वन शॉट यू कैन से जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे जीओसी होती है ऑर्गेनिक, ऐसे एक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट बनाएंगे जिसमें हम ऐसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिस्कशन कर लेंगे, न्यूक्लियर चार्ज का डिस्कशन कर लेंगे, रेडियस का कर लेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग का कर लेंगे, एंड हाउ दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में साइज का डिफरेंस। अब सेम वे अगर हम थर्ड पॉइंट लिखें तो थर्ड पॉइंट क्या था, यू कैन से आयनाइजेशन एनर्जी, और वो हमें बिल्कुल ढंग से याद है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अब हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, यहां हम ये कंपेयर करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ group 2 elements are higher than first ionization energy of corresponding group 1 element। and अगली बात, second ionization energy of group 2 elements are lesser than second ionization energy of group 1। जब ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहां पर बच्चों को इस पॉइंट पे मैंने बहुत डाउट पूछते सुना है, तो जो जो डाउट आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें मैं क्लियर करता हूं। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद जो पहला बच्चा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में गलत करता है, ठीक है, तो फर्स्ट मिस्टेक जो वो करता है, तो यू कैन से मिस्टेक नंबर 1, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कौन से क्वेश्चन में गलती करता है? क्वेश्चन आता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ग्रुप 1। तो वो बोलता है इट इज इनकरेक्ट, बट एक्चुअली में ये क्या है, करेक्ट है। लेकिन बच्चे को ये इनकरेक्ट लगता है, क्यों? क्योंकि उसने ये याद किया है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होती है। अब यहां गलती क्या है, देखो, मान लेते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट है सोडियम एंड ग्रुप 2 एलिमेंट है यू कैन से मैग्नीशियम। अब हम बोलते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेट से सोडियम की है 400 और
सोडियम की मैं कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूं, इट इज 2p6 3s1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नोबल गैस हो जाता है। नोबल गैस होने की वजह से इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड यू कैन से लेट्स से इट इज 2000। कितनी हो गई? 2000। नाउ अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, ध्यान से सुनना इस बात को, काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2p6 3s2। सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का साइज क्या है? छोटा है, तो डेफिनेटली उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 400 से ज्यादा क्या होता है? यू कैन से लेट से एक वैल्यू ले लेते हैं 600। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठ गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2p6 3s1। अब तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बेकरार है कि जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा तुरंत तो क्या होगा? मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी लेट से 1800। अब आप देखो जरा, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है सेकेंड, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है सेकेंड, ज्यादा है या नहीं है? और अब लेकिन अगर हम बात करें कि अब लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे 400 और 600 में क्या ज्यादा है? 600। और 2000 एंड 1800 में क्या ज्यादा है? 2000। डिफरेंस समझ आया? मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक एंड एवरी टाइम कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन इस तरीके से डेटा में डिफरेंस आता है। तो आई होप हमें ये वाला डाउट आयनाइजेशन एनर्जी का क्लियर होता है। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो फोर्थ टॉपिक, तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी डिस्कस करती है, इट्स टाइम टू डिस्कस हाइड्रेशन एनर्जी। क्या डिस्कस करना है? हाइड्रेशन एनर्जी। नाउ हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो ये बात तो हमने पहले ही लिखी, याद कर रखिए, सेम। तो यू कैन से सेम ट्रेंड एंड रीजंस। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं सो दैट आप क्या करें? रिवाइज कर सकें चीजों को। रीजंस एज इन ग्रुप 1। लेकिन आप जब नोट्स बनाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो इसको खुद से बार बार लिखेंगे। ओके, नाउ अब हम आपसे क्या कहेंगे? कुछ अलग बातें जो जो हैं उनको नोट करिए। तो वक्त आ गया है नोट करने का। तो सबसे पहली बात, बेरिलियम का भी हाइड्रेशन होता है, सबका हाइड्रेशन होता है। एंड हमें पता है कि जो बेरिलियम जब यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी होगी तो बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जब ग्रुप 1 आप पढ़ के आते हो और वहां पढ़ के आते हो लिथियम हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो तुरंत बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है। क्या आता है वो सवाल? कि सर बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी, और ये भी एक डाउट, वेरी वैलिड डाउट है बच्चों के दिमाग में, कि सर बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा हुई क्योंकि प्लस चार्ज ज्यादा है, साइज भी छोटा है। यस, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सर हमारा डाउट ये है कि आप हमें ये बताइए कि व्हाई बेरिलियम इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यही तो एनसीईआरटी ने भी आपसे पूछा कि क्यों नहीं है। तो रीजन क्या है? क्या आपको याद है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी, क्या आपको याद है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते थे? 3। कौन कौन से फैक्टर्स थे बताइए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 3 फैक्टर्स कौन कौन से थे? सर पहला था सब्लिमेशन, दूसरा था आयनाइजेशन, एंड सर तीसरा था हाइड्रेशन। ओके ओके, तो सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अब जो बेरिलियम है ये छोटा कैटायन है, तो इसकी यू कैन से जो बेरिलियम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें 2 हैं, तो इसका जो यू कैन से मेटेलिक बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसका सब्लिमेशन एनर्जी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? हाई है। सो दैट्स व्हाई, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद मैं बोलूंगा
आप एक बात और याद रखिए, ये क्या बनाते हैं? हाइड्रेट्स। तो चलो वो क्लोराइड्स में डिस्कस कर लेंगे, बेरिलियम क्लोराइड्स के हाइड्रेट्स की बात है। तो दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज हाइड्रेट फॉर्मेशन, यानी ये हाइड्रेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो हमने 4 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज की कितनी, केमिकल प्रॉपर्टीज की कितनी हेडिंग है? 6। तो हमें 6 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है। अगेन वो डिस्कशंस करेंगे जो ग्रुप 1 से मैच नहीं करते होंगे, बिकॉज जैसे अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर मैं एक आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि अभी क्या है, सभी बच्चों को डाउट आ रहा है कि 1 मंथ बचा हुआ है, अगर ये 1 मंथ बचा है तो इस 1 मंथ में क्या करें? तो मैं यही बोलूंगा 1 मंथ में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हर चीज से डर के एक कमरे में बंद हो जाओ और आंसू बहाओ, या फिर दूसरा तरीका है कि 1 महीने तक बिना कुछ सोचे समझे मेहनत करो, पसीना बहाओ। और बस देखो क्या होता है ना, अब जो गेम है ना वो साइकोलॉजी का है। इस 1 महीने सब कुछ साइकोलॉजी। तो इस 1 महीने आपको सिर्फ क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करनी है बस, एंड 8 to 10 आवर्स की स्लीप लेनी है। ये 2 काम जरूर करने हैं, उसके बाद पढ़ाई करनी है, ठीक है। और फुल टेस्ट जरूर देना है सभी को, चाहे आपकी तैयारी हो या नहीं हो, सिलेबस प्रिपेयर है या नहीं है, कुछ भी है, आप फुल टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, उसमें जो नहीं आता वो कवर करो। एंड लास्ट मैं एक बात यही बोलूंगा, मतलब ये बात तो हम सबके लिए ट्रू है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इक्वली ट्रू है। जैसे आपने सुना होगा, ये आई गेस किसी जगह लिखा हुआ पढ़ा था मैंने, कि जो इंसान कभी भी मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते हैं, किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। तो इसलिए क्या करना है आपको? मेहनत करना है और मेहनत करते रहिए। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बोलें तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? यू कैन से इट इज रिएक्शन विद एयर। जैसे आप रिएक्शन विद एयर सुनोगे, आपके दिमाग में पूरा ग्रुप 1 की थ्योरी घूम जाएगी। अगर आपने याद की होगी तो घूम जाएगी। जैसे ग्रुप 1 की थ्योरी बता देता हूं। सभी लिथियम क्या बनाता है? मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, बाकी सब सुपर ऑक्साइड। लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है, बाकी नाइट्राइड नहीं बनाते। अगर ये बात याद है तो अब यहां आते, यहां पे हम बोलेंगे सारे ग्रुप 1 एलिमेंट मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ऑल फॉर्म मोनोऑक्साइड, सारे मोनोऑक्साइड बनाते हैं और सारे नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो एज सच यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी मोनोऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड्स बनाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे ये एयर में आते हैं तो यहाँ पे बात होती है बेरिलियम ऑक्साइड की। ये क्या है? एम्फोटेरिक, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एसिड से भी रिएक्ट करता है एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट करता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए निमोनिक क्या है? तो यू कैन से इसके लिए निमोनिक हमने याद किया हुआ है, जनाबे आली ने, ठीक है। तो यू कैन से जनाबे, जेड से हो जाएगा जनाबे आली ने फिर गाया, जनाबे आली ने फिर गाया, ठीक है, गैलियम बेकार, बेरिलियम कार, क्रोमियम पंजाबी, ठीक है। तो फिर गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। तो यू कैन से ये सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और अगेन तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस रिएक्ट करके क्या बना रही हैं? NaOH और HCl के साथ। तो यू कैन से एक बना रहा है कॉम्प्लेक्स, एक बना रहा है कॉम्प्लेक्स और एक बना रहा है सॉल्ट, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें यहाँ पे याद रखनी है। देन अब और क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि एयर में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड करती है किस पे? आयनाइजेशन एनर्जी पे। और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतना अच्छा मेटल होगा, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उतना रिएक्टर नॉन मेटल होगा। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज, मतलब बेरिलियम एयर में थोड़ा जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम थोड़ा जल्दी कर जाते हैं,
तो उसके लिए एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करता है, मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग फ्लेम। जो मैग्नीशियम है वो डेजलिंग फ्लेम, मतलब लौ ऐसे भड़क के निकलती है, उस लौ के साथ मैग्नीशियम एयर में बर्न करता है। एंड व्हाट इट फॉर्म्स, ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जब इन कंपाउंड्स को फ्लेम में जलाते हैं तो दे ऑल्सो शो फ्लेम कलर। तो यहां पर फ्लेम कलरेशन वाला पॉइंट भी ध्यान देना है कि फ्लेम कलरेशन में आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या है, वो आपको याद रखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम कलर, वो फ्लेम कलर नहीं शो करते। मतलब यहां पे आपको थोड़ी सी राहत है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है जिनका आपको कलर याद रखना है। तो वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है बौखला जाने को, बैफल बोलते हैं, उस बैफल से मैंने बैपल को कनेक्ट कर लिया है, यानी कि बेरियम का जो कलर होता है वो होता है एप्पल ग्रीन। तो यू कैन से इट इज। फिर मैंने कैडबरी वर्ड से थोड़ा बहुत याद किया हुआ है। कैडबरी कैसे? कैल्शियम इज ब्रिक रेड। सर ये कैडबरी कैसे बना? यार ये मुझे भी नहीं पता कैसे बना, बस मैंने बना लिया याद करने के लिए, ठीक है। नाउ स्ट्रोंशियम को मैंने जोड़ा हुआ है आइसक्रीम से। सर ये कैसे बना? मुझे भी नहीं पता यार, बस ऐसे ही स्ट्रोंशियम और क्रिम्सन रेड। तो हमने क्या किया, क्रिम्सन रेड ऐसे आइसक्रीम टाइप शब्द बना लिया है। ये मैंने अपने याद करने के लिए बनाया, आप अपने लिए कुछ अच्छा सा बना सकते हो। अगर बहुत ही अच्छा है तो प्लीज कमेंट कर देना ताकि और बच्चों का भला हो। मेरा तो नहीं होगा बिकॉज मैं नीट और मेंस का एग्जाम नहीं देने वाला हूँ। तो ये हमने कलर से याद किए और एक्सेप्शंस। नेक्स्ट, तो रिएक्टिविटी विद एयर के बाद अगला आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट थिंग इज, जो अगला सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो जैसे ही हम बात करेंगे किससे, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी की, तो यहां पे सबसे पहले क्या बात करेंगे, सेम वही हाइड्राइड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाइड्राइड्स। तो वहां पे जैसे ग्रुप 1 में सारे हाइड्राइड्स बना रहे थे, यहाँ भी उधर भी सब आयनिक बना रहे थे, यहाँ भी सब आयनिक बना रहे हैं। बस फर्क क्या है, तो देखते हैं। ये फर्क है पहला कि बेरिलियम जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करता, पहला तो फर्क ये। दूसरा, जैसे हम याद ही करते आए हैं लिथियम बेरिलियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट, तो ऑब्वियसली बेरिलियम हाइड्राइड अगर तुमने कभी बनाया, अगर आपने कभी भी बेरिलियम हाइड्राइड बनाया तो वो कोवेलेंट है। सर लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, ये कभी भी बनाएंगे कैसे? बनाएंगे क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा। दिस इज योर एग्जाम्पलर क्वेश्चन। तो उसे बनाने का तरीका क्या है? आप क्या करिए, अमोनियम NH4 होल ट्वाइस, अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट, अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट, इसको करिए हीट। आप इसको जैसे ही हीट करेंगे तो ये मैंने BF2 का लिख दिया है, को फिर भावनाओं में बहते हुए गलत लिख दिया, ठीक है। तो सही क्या है? सही है, बेरिलियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करते हैं किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यू कैन से हुआ क्या यहाँ पे, बेरिलियम क्लोराइड का रिडक्शन हुआ विद अ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हमें क्या मिला? वी गेट बेरिलियम हाइड्राइड with the loss of lithium chloride and AlCl3। बाय प्रोडक्ट क्या है? LiCl and AlCl3। तो इनडायरेक्टली हमने ऐसे बेरिलियम हाइड्राइड बनाया। अगेन तो हमें समझ आ गया कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन के साथ इंक्रीज होती है, ये वर्ड याद रखें। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लर्न दिस पॉइंट। या टॉप टू बॉटम, आपको जो शब्द याद हो सकता है उसको याद कर लो। तो हाइड्राइड्स का हो गया हमारा। अगेन दे आर आयनिक, जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट थे, ये भी आयनिक है, बस बेरिलियम का कंपाउंड हमारा कोवेलेंट है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं किसके साथ?
थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन के साथ यानी HX के साथ रिएक्शन होगी और वो क्या बनाएंगे? हेलाइड्स। तो कहीं ना कहीं हेलाइड्स की बात करनी है, तो ऑब्वियसली ये डाई हेलाइड्स बनाएंगे। M मतलब यू कैन से MCl2 ये सारे बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर जो बात आपको याद रखनी है, पहली चीज कि जब ये हेलोजन हेलाइड्स बनाते हैं रिएक्ट करके, तो दे अकर एट हाई टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन होती है ये हाई टेम्परेचर पे होती है। और बेरिलियम का जैसे फ्लोराइड बनाना या क्लोराइड बनाना, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली। इसे हम कैसे बनाते हैं? इनडायरेक्टली बनाते हैं। तो हाउ वी प्रिपेयर्ड इट इनडायरेक्टली? अमोनियम BeF4, तो अमोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो आपको समझ आ गया होगा कि भावनाएं मेरी पहले निकल गई थी वहां पे। तो इसको हमने हीट किया और व्हाट वी गेट BeF2 विद द रिलीज ऑफ अमोनिया। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? अमोनिया। तो इससे तो बनाया हमने BeF2। अब और क्या बनाएंगे? BeCl2 भी हम इनडायरेक्टली बनाते हैं। कैसे? तो हाउ वी आर प्रिपेयरिंग इट, हम इसे कैसे बनाते हैं? तो यू कैन से हम बेरिलियम ऑक्साइड पे क्या ऐड करते हैं? वी ऐड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एनवायरमेंट ऑफ कार्बन। तो ये क्या बनाता है? BeCl2 विद रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपने बना लिया BeCl2। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही BeCl2 पढ़ते हैं तुरंत बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है। सबको ये तो याद होता है BeCl2 डाइमर भी बनाता है, पॉलीमर भी बनाता है, लेकिन पहले तो वो स्ट्रक्चर में फंस जाता है। देखो स्ट्रक्चर में मत फंसना, क्योंकि ऑप्शन में स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा और आपको टेंशन नहीं होगी, और आप देखते ही, आई एम श्योर आप देखते ही पहचान लोगे। दिक्कत आएगी कब पॉलीमर है और कब डाइमर है। तो मैं आपको बोलूंगा बड़ी सिंपल सी बात है, पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ऐसा कब होगा? लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे तो भाग जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यू कैन से BeCl2, मैं बोलूंगा ये बात आप याद रखिए कि BeCl2 इज पॉलीमर। स्ट्रक्चर से ज्यादा इस बात पे ध्यान दो कि BeCl2 इज पॉलीमर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पॉलीमर है, एंड डाइमर इन गैसियस स्टेट। और BeCl2 डाइमर है किसमें? गैसियस स्टेट में। तो पहले तो याद रखो, ऐसे दिमाग में रीजन रखो। देखो याद करने के लिए भी थोड़ा बहुत दिमाग में कोई प्लान होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप ऐसे याद रखोगे, हाई एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी गैसियस स्टेट में, तो मॉलिक्यूल्स कंबाइन ही नहीं हो पाएंगे। तो दो से ज्यादा कंबाइन ही नहीं हो सकते। और अबव 1200 केल्विन BeCl2 डिस्क्रीट रहता है। क्या रहता है ये? डिस्क्रीट। इट इज डिस्क्रीट अबव 1200 केल्विन। 1200 केल्विन के ऊपर ये क्या है? डिस्क्रीट है। नाउ रिएक्टिविटी विद हेलोजन एसिड्स। अब यहां पर ये भी हमें क्लियर है कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, तो ऑब्वियसली हैलाइड्स इजीली बन जाएंगे। देन अगेन ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि BeF2 एंड BeCl2 आर कोवेलेंट। देन अगेन जो फ्लोराइड्स होंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी। ये तो रूल बना लो, कहीं भी F दिख जाए फ्लोराइड तो डोमिनेंट होगा क्या? लैटिस एनर्जी। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद वाटर। अगली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद वाटर। तो एल्कली मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके ऑब्वियसली क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड। तो एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। तो हम लिख देते हैं MOH वोल्टोइज। वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है, सेम यहां भी यही चलेगा कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी? इंक्रीज। प्लस वाटर में जब ये कंपाउंड्स हैं तो ये हाइड्रेट की फॉर्म में इनके हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। पीछे मिस कर दिया था हमने, यहां लिख देता हूं कि जो BeCl2 है वो मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्ट करता है। देन MgCl2 एग्जिस्ट करता है 6H2O। नाउ
अब चक्कर क्या है कि एनसीईआरटी एक जगह 6 लिख रही है, एक जगह 8 लिख रही है, बट अगर हम जेडी ली को देखें तो मैं रेफरेंस भी लिख देता हूं कि एक इनऑर्गेनिक की बुक है जेडी ली एंड इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक। तो फ्रॉम दैट बुक अगर हम कंफर्म करें तो वी कैन से MgCl2 के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल 6 होते हैं, और जब भी ये बात हो रही होती है तो एक्सेस में हो रही होती है। और अगर आप नॉर्मली थोड़ा बहुत हीट करोगे तो ये MgCl2.2H2O तक आ जाए। ओके, कहीं 6 लिखा है, कहीं 8 लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स में क्या लिखा है, 6। देन उसके बाद मैग्नीशियम के बाद हम आते हैं किस पे, कैल्शियम, CaCl2। उसके बाद सारे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से ये दो तो एग्जिस्ट करते हैं .8H2O एंड ये एग्जिस्ट करता है .2H2O। अब मैं आपको यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन का डिग्री कम हो जाता है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएट है वो कम हो रहे हैं, बट यू कैन से मैग्नीशियम क्लोराइड इज हियर अ एक्सेप्शन, मतलब वो थोड़ा रेगुलरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मुझे लगता है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ पे एक डिस्कशन करना चाहूंगा मैं आपसे। आप सभी मेरे से बोलते हो सर ये एग्जाम में आ गया, तो देखिए कंट्रोवर्शियल चीज पहली बात तो एग्जाम में आएगी नहीं, और अगर आ गई तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो उसे लीव करके आएंगे। मैक्सिमम मतलब जो रैंकर्स होंगे, लेट से अभी 18 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और 50,000 सिलेक्ट होते हैं, या प्रिसाइजली 45,000, तो वो जो 45,000 बच्चे हैं जो सिलेक्ट होने वाले की कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर वो कंफ्यूज हुए तो वो उस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, अटेम्प्ट करके -1 नहीं लेंगे। इन एवरी केस अगर आप 45 से बाहर हो तो यू आर हाईली सेफ, और अगर अंदर हो तो भी सेफ, तो वो आपको बहुत इंपैक्ट नहीं करता। तो अगेन ऐसे चीजों से डरो मत, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, उस चीज पे ध्यान देते हैं जो जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1% है, तो जिनकी प्रोबेबिलिटी 99% है उस पर ध्यान दो। तो रिएक्शन विद वाटर में आपको ये हाइड्रेट फॉर्मेशन वाला पार्ट भी याद रखना। अगेन अब आगे अगर हम चलें तो हम यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी हाइड्रोक्साइड्स की एंड बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा जैसे कि ग्रुप 1 में था। और अगर आप उसे जस्ट ऐसे रिपीट करना चाहते हैं कि सर नहीं लिख दो नहीं तो हम भूल जाएंगे, तो हम आपके लिए लिख देते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यू कैन से हाइड्रो ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, solubility of hydroxides as well as you can say basic strength। जो basic strength है वो क्या होता है, it increases। important word है यहां पर, रेड कलर से लिख देते हैं, increases is important word, बट ये चीज ग्रुप 1 में भी सेम थी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर, अब अगली प्रॉपर्टी है कौन सी, 5th। और 5th प्रॉपर्टी क्या है, अगर उसमें याद है तो यहां तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, रिड्यूसिंग पावर। लाइक ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मीन्स देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या होती हैं, आर नेगेटिव। और अगर हम बोलें तो रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो यू कैन से रिडक्शन, रिडक्टेंट लिख देता हूं, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। तुरंत वो पुरानी बात फिर यहां दोहरा देता हूं, आपको याद हो जाए, सर बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लिथियम से बहुत ज्यादा उसकी सब्लिमेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इसलिए ये नहीं है। तो रिड्यूसिंग पावर में इतनी ही बात जरूरी थी हमारे लिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। ग्रुप 2 एलिमेंट को अगर हम किस में डाल दें, लिक्विड अमोनिया, एग्जैक्टली सेम थिंग, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, जैसा वहां था वैसे यहां है। कि आपने कोई भी मेटल डाला, लेट से आपने मैग्नीशियम डाल दिया, मैं तो एम लिख देता हूं, प्लस अमोनिया, तो वो क्या देगा, M2+ बनाएगा। एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं AQ, अमोनिएटेड के लिए AM। 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और अमोनिया साथ होगा, तो अमोनिया ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं।
बस एक ही फर्क है, वहां कलर होता था ब्लू और यहाँ पे कलर है डीप ब्लू ब्लैक, बस ये स्लाइट डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, बाकी सारी चीजें सेम। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज हमने जो एक्सेप्शन बिहेवियर था वो याद कर लिए। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है हमारा 3 अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि पहला है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, इसका डिस्कशन किया हमने, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की आ रही है। तो अब हमने लिखा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो आई होप इसमें हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, सारे डिस्कशन हो चुके हैं। ये जो बीच में वर्ड्स भाग जाते हैं, ये मेरे हाथ का थ्रेड टच हो जाता है, काफी सेंसिटिव है या टी शर्ट, इसलिए ऐसा हो जाता है बीच बीच में। तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ये हम ऑलमोस्ट सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर बस आपको क्या याद रखना है, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ओके, नाउ ये पेज परेशान कर रहा है, दूसरे पेज पे चलो। अब उसके बाद सेकंड क्या आया, हैलाइड्स। अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे हैलाइड्स में पहले तो बात आती है किसकी, कि लेट से आपसे बात की जाएगी आयनिक कैरेक्टर की। तो यू कैन से आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। और फिर वही सारी बातें, मेटल फ्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल। वाई दे आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल क्यों है, कभी भी फ्लोराइड दिखे, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। इसकी वजह से लैटिस एनर्जी हाई होने की वजह। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। तो दिस इज फॉर हैलाइड्स, ये किसके लिए था, हमारा हैलाइड्स के लिए। देन थर्ड का डिस्कशन हम जरा ढंग से करेंगे। थर्ड है ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप 2, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सो एसिड। तो यहाँ पे कार्बोनेट भी आएगा, सल्फेट भी आएगा, नाइट्रेट भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वो है सॉल्युबिलिटी की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही एक एक्सेप्शन है, ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यू कैन से दिस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन व्हाई, क्यों? तो मैं आपको ये बोलूंगा, जो ऑक्सो एसिड सॉल्ट होते हैं जैसे कि सल्फेट, या यू कैन से कार्बोनेट, या यू कैन से नाइट्रेट, बड़े ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ये सभी क्या होते हैं, दे आर वेरी लार्ज, यू कैन से दे आर वेरी लार्ज एनायन। तो पहली चीज, ये बहुत बड़े एनायन होते हैं। अब क्या होता है, अब आता है कैटायन। लेट से हमारे पास पहले आया बेरिलियम, ठीक है, फिर बेरिलियम के बाद नेक्स्ट आया हमारे पास लेट से मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद हमारे पास आया लेट से कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के बाद हमारे पास आया लेट से स्ट्रोंशियम, क्या आया हमारे पास, स्ट्रोंशियम। ओके, ये आ गया हमारे पास, स्ट्रोंशियम आ गया। और स्ट्रोंशियम के बाद लेट से हमारे पास आया रेडियम, वो सॉरी बेरियम। तो अब क्या हुआ, आप देखिए एनायन इतना बड़ा है कि कैटायन के इंक्रीज इन साइज से लैटिस एनर्जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहां से हमने एक चीज कंक्लूड की, क्या, बड़े ध्यान से सुनना, हमने क्या कंक्लूड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां हमने कंक्लूड किया कि साइज ऑफ एनायन इज सो लार्ज, एनायन का साइज इतना लार्ज है देन कैटायन। इस चीज को हम सिंबल में कैसे लिखेंगे,
रेडियस ऑफ एनायन इज वेरी 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 ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन, कि लैटिस एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी लैटिस एनर्जी में तो कोई बहुत ज्यादा चेंज आ ही नहीं रहा, बट डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एंड लैटिस, लैटिस के इनवर्स एंड हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्ट। तो हम आपको फिर बोलेंगे कि एक बबल बनाया जाए और उस बबल में जो फैक्टर है, जो दिमाग में साथ में केमिकल बॉन्डिंग का फैक्ट चलना चाहिए, वो लर्न किया जाए। तो हमने क्या लर्न किया? हमने लर्न किया सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लैटिस के। अब आप यहाँ पे अगर ये फील कर रहे हैं कि सर कंसेप्चुअली कुछ चीजों को इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, तो अगेन दिस इज माइंड मैप वेयर वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट थिंग्स, एंड आई एम एज्यूमिंग हियर कि आपको बेसिक्स सारे आते हैं। अब आप जस्ट चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे चीजें इजीली कनेक्ट होके प्रैक्टिस करके रिकॉल हो जाएं एग्जाम में। एंड यस, इफ यू वांट कि नहीं नहीं मेरे को तो सब बेसिक से सीखना है, तो आप मेरा रेगुलर लेक्चर जाके देख लो, और नहीं तो ये वक्त भी नहीं है सारे लेक्चर्स पूरे देखने के। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर डाउट है वही आपने जिस भी टीचर से 2-3 साल पढ़ाई की है उसी के लेक्चर जाके अपने रिस्पेक्टिव में देखो, और मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा केमिकल बॉन्डिंग का इलेबोरेट कंसेप्चुअल लेक्चर डाल सकूं। तो solubility is proportional to lattice energy and directly proportional to hydration energy, inversely proportional to lattice and directly proportional to hydration. So you can say down the group top to bottom, क्या हो रहा है top to bottom? Hydration energy decrease, तो solubility भी क्या होगी? Decrease. So this is very important point. प्लस यहाँ पे एक और बात याद रखिए, आपने ग्रुप 1 में देखा था कि लिथियम नाइट्रेट जब ब्रेक होता था तो लिथियम ऑक्साइड बनाता था, लेकिन सारे नाइट्राइड बनाते थे। ठीक है, तो चलो याद करते हैं। लिथियम नाइट्रेट को अगर हीट करते थे तो वो बनाता था लिथियम मोनोऑक्साइड विद रिलीज ऑफ ब्राउन कलर्ड गैस NO2 प्लस O2। ठीक है, बैलेंस कर लेना। लेकिन बाकी सारे सोडियम NaNO3, पोटेशियम, देन यू कैन से रुबीडियम, देन यू कैन से सीजियम, अगर आप इन सब को हीट करो तो ये सब क्या कर रहे हैं? देखो जरा, ये सब रिलीज कर रहे हैं NaNO2, ये क्या बनाएगा? KNO2 बना रहा है, ये क्या बना रहा है? RbNO2, और ये क्या बना रहा है? CSNO2। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ अगर मैं बोलूं तो यही एक्सेप्शन है, बस एक्सेप्शन ये है। हाउ दिस इज एक्सेप्शन? कि अगर हम बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट की, तो ग्रुप 2 एलिमेंट में जितने भी हैं, चाहे बेरिलियम नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, कुछ भी हो, सब कौन सा ट्रेंड फॉलो करते हैं? लिथियम नाइट्रेट का। दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। देन तो यहां पे हम अगर बात करें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एक सिमिलैरिटी ये है कि वेदर दे आर नाइट्रेट्स, वेदर दे आर नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स हो, कार्बोनेट्स हो या सल्फेट्स हो, इसके ग्रुप 2 के, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम। सो हियर वी फिनिश्ड आवर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड हैलाइड्स। अब हम चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पे। मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो एनसीईआरटी में मेंशन, आई रिपीट, जो एनसीईआरटी मेंशन है हम वही कवर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर की दुनिया तो बहुत ही बड़ी है, पता नहीं खत्म भी हो पाएगी या नहीं जल्दी से जल्दी। तो जो अभी ट्रेंड है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड अभी एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस बन रही है उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स के। तो मैं आपसे फिर बोलूंगा कि क्या आपने सबसे पहले याद किया कि कितने कंपाउंड्स हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगेन आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर। तो कितने हैं वो? 6।
कितने हैं? 6। पहला कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, एंड देन कैल्शियम सल्फेट, पांचवा यू कैन से जिप्सम पीओपी हो गया, कुछ तो बच गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, क्या बचा, एंड एक कैल्शियम सल्फेट, 4। चलो कोई नहीं, याद आ जाएगा जैसे जैसे पढ़ाएंगे। फिर एक आ गया हमारा सीमेंट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमें सारे लर्न करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम स्टार्ट करें तो यू कैन से सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने क्या किया है, यू कैन से अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर तो ये देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रिलीज ऑफ CO2 गैस। नाउ दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज क्विकलाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है अगर बात करें कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, तो यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH होल ट्वाइस को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करें। तो देखो व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट? प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? प्रिपरेशन ऑफ क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो एयर में है तो एयर से वो दो चीज एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विक लाइम जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करता है हल्का सा स्लेक्ड हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ वाटर में डाल देंगे। तो जैसे ही आप इसे एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे, आप जैसे ही इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे तुरंत क्या होगा? फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या? सुनो, आप सभी के यहाँ आपने देखा होगा कि व्हाइट वॉश होती है, तो व्हाइट वॉश होती है तो चूना मिलाते हैं पानी में। तो आपने देखा होगा नीचे चूना बैठा होता है और ऊपर पानी होता है, ठीक है? तो ऊपर जो पानी है यानी जो लिक्विड पार्ट है दैट इज योर लाइम वाटर। तो यू कैन से, तो जब उसे पानी में मिला दिया तो पानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लिक्विड स्टेट में और एक नीचे प्रेसिपिटेट में। तो जो लिक्विड स्टेट है दिस इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। क्या बोलते हैं हम इसे? इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है? नाउ प्रेसिपिटेट जो है उसे बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड है, वो नाम अलग है तो फॉर्मूला अलग है। नो, इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। मिल्क ऑफ लाइम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और लिक्विड भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है? बोथ। अब आपको बचपन की एक कहानी है, वो क्या सुनानी है याद ही है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। आप घर पे भी कर सकते हो, जब भी व्हाइट वॉश हो मार्केट से क्या करो, एक स्ट्रॉ ले आओ और चूने को पानी में मिला के जब ऊपर रखो तो फूंक मार दो, बबलिंग कर लो, व्हाइट हो जाएगा। और अगर नहीं थको तो फूंक मारते जाना, बाद में व्हाइट से दोबारा कलरलेस हो जाएगा। ये बात सभी को पता है। और ये जो मिल्क ऑफ लाइम है, इस मिल्क ऑफ लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हमने क्लोरीन गैस पास कर दी, क्या पास कर दी? क्लोरीन गैस, ठीक है? तो हमें क्या मिला? तो व्हाट वी गेट? देन वी गेट, यू कैन से कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl होल ट्वाइस एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यू कैन से यहां पर हम कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2 कैल्शियम कार्बोनेट, कंपाउंड नंबर 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 3 कंपाउंड तो बना चुके हैं, ठीक है? तो ये फ्लो चार्ट याद रखना। मुझे लग रहा है मैंने ही नंबर गलत याद कर लिया, 5 ही होंगे, बाकी देखते हैं अगर कुछ याद आता है तो। सो अब चलते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की
अगर आप CO2 पास करते हो, when we pass CO2 through lime water, it turns milky because of formation of precipitate calcium carbonate which is white color. But अगर हम एक्सेस में लाइम वाटर में से CO2 पास करते हैं, if CO2 is passed in excess, तो क्या होता है? Then it form calcium bicarbonate which is soluble in water. That's why it becomes colorless. और क्या पॉइंट सीखा था हमने? हमने ये सीखा था कि कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड OCl whole twice is constituent of bleaching powder. तो ब्लीचिंग पाउडर में ये होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज मत करना, इस चैप्टर में नहीं है लेकिन मैं आपकी कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूं। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कैसे एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, Ca2 पॉजिटिव, OCl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो वो ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ओके, अब क्या करना है हमें? अब थोड़ा आगे चलना है और अगली पार्ट पे आना है, कैल्शियम। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे कि जो लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी कुछ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो व्हाइट वॉश इसीलिए किया जाता है, मतलब व्हाइट वॉश में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए मिलाया जाता है कि उसमें डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो घरों में कीड़े डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसलिए जरूर चूना होना चाहिए। देन अब हम आते हैं किस पे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O विच इज कॉल्ड एज जिप्सम। और अगर आप इसको हीट कर दो, ठीक है, इफ यू हीट इट, तो अगर आपने इसको हीट किया तो आपको मिलता है CaSO4.12H2 विच इज कॉल्ड एज POP। बड़ा कॉमन है, आपने देखा होगा POP घरों में ऐसे छतों में उससे ऐसा डिजाइन बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इज अराउंड 400 केल्विन, 400 केल्विन पे हो जाता है, और 400 के ऊपर ये जो है क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, अबव 400, ठीक है। तो यू कैन से अबव 400 केल्विन ये कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा। और जब ये सिर्फ कैल्शियम सल्फेट होता है, जैसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश बोलते हैं, ऐसे इसे बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें POP की कुछ यूजेस बताने हैं, बिल्कुल नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक बड़ी अच्छी बात है, पानी मिलते ही सेटल हो जाता है अपने आप, इसलिए इसे होम बिल्डिंग मटेरियल में फॉर डिजाइनिंग यूज करते हैं। प्लस बोन्स ब्रेक होने पे एज अ सपोर्ट भी प्लास्टर करना जिसे बोलते हैं, प्लास्टर यूज करते हैं, एज वेल एज, और इसका यूज डेंटिस्ट्री में भी होता है, फिलिंग्स में। तो आई गेस इसके यूजेस हमें बिल्कुल हमेशा याद रहने वाले हैं, जो कि डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अब वक्त आ गया सीमेंट का। सबसे पहले जो सीमेंट है वो आइल ऑफ पोर्टलैंड में हुआ था डिस्कवर, या वहीं उसका यूज हुआ था, तो यू कैन से। तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली पोर्टलैंड सीमेंट की। अब देखो, आप ना चीजों को जितना सिंपल रखोगे ना आपके लिए उतना आसान रहेगा। इसको ना उल्टा सोचो, उल्टा सोचो मतलब जो सीमेंट बेस्ट होता है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो ऑक्साइड्स होंगे और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उनका रेशियो 1:1 होगा। मतलब एनसीईआरटी में लाइन है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड्स और अदर ऑक्साइड्स, अब जो अदर ऑक्साइड्स हैं इसमें वो जनरली क्या है, यू कैन से सिलिका है, एल्युमिनियम है एंड आयरन है। तो ये है, अगर ये रेशियो 1:1 है तो ये सीमेंट ठीक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ सीमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो सिलिका और एल्युमिनियम के ऑक्साइड का ओर है इसका रेशियो लाई करना चाहिए 2.5 से 4। मतलब अगर सिलिका 2.5 से 4 गुना ज्यादा है तो सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन रेशियो जो है कैल्शियम ऑक्साइड का और इनका 1:1 होना चाहिए। अब अगर ये बात याद है ना लास्ट वाली, तो आप सीमेंट की परसेंटेज इजीली याद कर सकते हो।
कैल्शियम ऑक्साइड भाई 50% होगा तभी सीमेंट अच्छा है, लेकिन अगर मिलावट कर दी, ठीक है, तो 50 to 60 ले लेते हैं, बाकी सारे 50 होंगे। तो बाकी सारे 50 होंगे तो क्या हुआ, बाकी सिलिका। ठीक है, तो यू कैन से सिलिका को हम ले लेंगे, अभी देखो 50 से 60 है तो देखा बचा जाए कितना, 50 से 40 बच गया। तो यू कैन से कि ये हो जाएगा हमारा 10 to 20%। फिर आप बोलोगे Al2O3, तो यू कैन से इसकी परसेंटेज हो जाएगी हमारी 5 to 10%, और अगला हो जाएगा 0 to 5%। तो ऐसे आप परसेंटेज वैल्यूज को भी रिलेट कर सकते और एग्जाम में आएगा तो करेक्ट भी कर सकते। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, करेक्ट रेशियो फॉर द सीमेंट क्वालिटी, वो रेशियोज आपको याद करने। नाउ यूजेस देखा जाए तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है मेन कैल्शियम, वो सब जगह बिल्डिंग मटेरियल है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी बिल्डिंग मटेरियल में यूज हो रहा है, मार्बल में, एंड यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ चॉक। तो बिल्डिंग मटेरियल एक बड़ा कॉमन नेम है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में यूज हो रहा है, ये व्हाइट वॉश में, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये देखो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर में हर जगह ये लाइन पूछी हुई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश बिकॉज इट इज नॉट व्हाइट। ठीक है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसलिए यूज नहीं करते सफेदी में कि ये सफेद होता है, इसको इसलिए यूज करते हैं कि डिसइंफेक्टेंट होता है। ठीक है, नहीं तो कलर तो आजकल देखो व्हाइट के अलावा और भी चल रहे हैं मार्केट में। ओके, देन उसके बाद आपको देखा जाए तो ये भी बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बस फर्क आ गया कि व्हाइट वॉश में यूज हो रहा है। फिर आते हैं पीओपी, पीओपी भी बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बस यूज हो रहा है डेकोरेशन के लिए, अच्छी डिजाइनिंग के लिए इसमें यूज हो रहा है। तो मैं बोलूंगा एक कॉमन वर्ड है बिल्डिंग मटेरियल। तो ऐसे आप चीजों को क्या करोगे, रिलेट करोगे कि बिल्डिंग मटेरियल में ये यूज हो रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप थोड़ा केमिस्ट्री को रिकॉल करोगे। ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसा करो, केमिस्ट्री को रिकॉल करो और देखो आपने कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ यूज किया। तो आपको याद आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूं ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, यानी ये यूज हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। प्लस अगर आपको ध्यान हो तो आयरन की एक्सट्रैक्शन में भी कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, जो हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, सिलिका से रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है। तो आपको याद आया कैल्शियम कार्बोनेट का, ये तो मुझे पता है कि लाइमस्टोन है, इसका नाम मार्बल भी है, इसका नाम चौक भी है, तो मेरे को यूज याद हो गया कि भाई ये सारे नाम तो हैं। एट द सेम टाइम मुझे ये बात भी पता है कि ये यूज हो रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, आयरन की एक्सट्रैक्शन में। एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहा हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ क्विकलाइम में भी यूज हो रहा है। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में भी यूज हो रहा है। और क्या है ये आप बोलोगे कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बेसिक होता है, एंड ये एज अ फिलर भी कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। तो यू कैन से इट इज यूज्ड एज अ फिलर इन कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये कॉस्मेटिक्स में एज अ फिलर भी यूज हो रहा है। तो चूने को एज अ एंटी एसिड भी यूज करते हैं। अगर आपको एसिडिटी हो रही हो तो थोड़ा सा चूना खा लो, थोड़ा सा खाना, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटा एसिड्स। तो देखो यहाँ पे मैं कोई बहुत माइंड मैप नहीं बता पाऊंगा, बस वही है कि थोड़ा बहुत डेली लाइफ से जोड़ते रहो कि थोड़ा सा चूना खा लो हल्का सा तो एसिडिटी चली जाती है। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये कहानी ही सुननी पड़ेगी तुम्हें मेरी, और खुद भी रिकॉल करना पड़ेगा पढ़ते पढ़ते कि कौन सी चीजें कहाँ यूज हो रही हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम जब जैसे ही आगे आए तो आगे आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में तो हमें पता है क्या, हमें पता है कि भाई ये यूज हो रहा है किसमें, इट इज यूज्ड इन, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सफेदी में, व्हाइट वॉश में। क्यों, बिकॉज इट इज डिसइंफेक्टेंट। तो व्हाइट वॉश में यूज हो रहा है बिकॉज इट इज डिसइंफेक्टेंट इन नेचर, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट होता है। फिर उसके बाद हम कहेंगे भाई और सोचो कि और किस में यूज हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये ग्लास में यूज होता है, टैनिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन ग्लास, इट इज यूज्ड इन टैनिंग, और मेनली यू कैन से टैनिंग ऑफ लेदर। किसमें यूज होगा, आप बोलोगे कि भाई टैनिंग ऑफ लेदर में यूज होता है। फिर आप और सोचोगे कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि एक चीज याद रखो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था इसको आपने पानी में डाला था,
तो एक लाइम वाटर बना था, एक मिल्क ऑफ लाइम बना था। तो वो जो मिल्क ऑफ लाइम था पीपीटी, उसमें से क्लोरीन गैस पास की थी, तो क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो समझ गए क्या यूज है इसका? इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग इंडस्ट्री। ये किस में यूज हो रहा है? ब्लीचिंग। देखो यूज तो लर्न करने हैं, लेकिन माइंड में स्टोरी क्या बनानी है ये बड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी। देन अगर मैं आपको एक और बात बोलूं, नहीं वो कैल्शियम क्लोराइड है सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कैल्शियम का हो गया, हाइड्रोक्साइड्स हो गया, अब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन। तो अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम ऑक्साइड की, तो व्हाट यू कैन से, अब आपको सोचना है कि कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो आपको समझ आया कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज हो रहा था और व्हाइट वॉश में भी यूज हो रहा था, तो बिल्डिंग मटेरियल तो ये हो ही गया। ठीक है, तो आपने फटाफट 2 पॉइंट्स तो लिख दिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं एक वर्ड तो याद रख लो कि इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, किसमें यूज हो रहा है ये? बिल्डिंग मटेरियल में यूज हो रहा है। प्लस बॉक्साइड की एक्सट्रैक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्ट करके सिलिकेट बनाता है, तो वो भी बोल सकते हैं कि भाई एक्सट्रैक्शन में भी यूज हो रहा है। बट एक्चुअली डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड नहीं डालते, तो इसलिए उसको यूज से थोड़ा सा साइड लाइन करना। और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आएगा, अगर आप ये यूजेस को 2-3 बार पढ़ के बैठे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे दिमाग में क्या क्या हो सकता है हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में और क्या आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे CO2 पास कर रहे हैं, तो उसमें भी नहीं यूज हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड था। हम्म, तो मतलब अब ऐसी कोई कहानी तो नहीं बन सकती। तो अब आपको डायरेक्ट जो यूजेस एनसीईआरटी में गिवन है वो डायरेक्ट यूजेस आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो भाई क्या कहते हैं, यू कैन से बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट आ गया है और डाई स्टफ्स में यूज होता है। तो मेरे को तो अभी 2 ही पॉइंट याद आ रहे हैं कि इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड डाई स्टफ्स एंड, और आप एनसीईआरटी से उसको रीड कर लेना। तो आई गेस 2 और 3 और हैं। अब सीमेंट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सीमेंट आप सबको पता है वन एंड ओनली पर्पस है ब्रिक्स को जोड़ने के लिए। और सीमेंट में अगर हम थोड़ा सा क्ले प्लस ऑक्साइड्स मिलाते हैं तो वो इसलिए सीमेंट मतलब मेनली कैल्शियम ऑक्साइड में बाकी चीजें मिलाते हैं, तो इसलिए ताकि वाटर डालने का तो कुछ टाइम ले वो सेटल होने में। तुरंत ही सेटल हो गया, अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे कहीं पे। ठीक है, इसलिए बाकी चीजें हम इसमें ऐड करते हैं। फिर एंड करते हैं चीजों को। लास्ट में हमारे पास आता है क्या, वही जैसे वहां पे था पोटेशियम और मैग्नीशियम का रोल है, वो सॉरी पोटेशियम एंड सोडियम का रोल, यहाँ पे है मैग्नीशियम का रोल। ठीक है, तो यू कैन से मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कैल्शियम, तो अगर हम बात करें तो कैल्शियम का वन एंड ओनली 99% हमारी बॉडी में कैल्शियम बोन्स की फॉर्म में है, बोन्स एंड टीथ। तो बायोलॉजिकल पर्पस में तो समझ आ गया कि कैल्शियम क्या कर रहा है, बोन्स एंड टीथ। प्लस एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि 400 मिलीग्राम पर डे क्या हो, इक्विलिब्रियम टाइप मेंटेन होता है, फ्लूइड से ट्रांसफर होते हैं ये, कि मतलब बोन्स 400 मिलीग्राम बोन डिसॉल्व होके ब्लड में जाता है और वापस आता है। ठीक है, और मैग्नीशियम का यूज है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। तो दीज आर यूजेस। तो हियर वी फिनिश आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस ब्लॉक। यहाँ पे मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें, वो काफी ज्यादा जरूरी है। और देखिए कुछ क्वेश्चंस सिंपली आपके किससे रिलेटेड है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो आप वहां पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं थ्योरी नहीं लग रही है, तो 100% वहां पे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जैसे अभी आज ही एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं आयन एक्सचेंज रेजिन में तो ऑर्डर, तो अब वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि परमिटेड प्रोसेस भी आयन एक्सचेंज है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो बड़े ध्यान से एनसीईआरटी यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि अब आप दोबारा जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो बोलेगा कि परमिटेड प्रोसेस को आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, रेजिन वर्ड यूज नहीं करते उसके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि जो जुड़ा हुआ है Na के साथ वो एल्यूमिनियम सिलिकेट ही है। तो लेकिन आयन एक्सचेंज में यू कैन टेक एनी अनायन, यू कैन टेक सल्फोनिक, यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे आप कोई भी रेजिन मेथड में कोई भी ले सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और उसके बाद ये सोचिए कि अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन आगे जाएगी।
तो आपको अगर कहीं थ्योरी काम नहीं आ रही है तो डेफिनेटली वहां पे कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट हो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक का। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो राइट नाउ तो मैं यही बोलूंगा कि ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा तंग कर रहा है वही पढ़ो, क्योंकि पेपर 1 महीने बाद है हमारे पास, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा थ्योरी दोबारा देख सके। हाँ, एक चैप्टर के लिए पॉसिबल है, बट अगर आप सबको दोबारा देखना चाहते हैं लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। आप सोचिए कि चीजों को कैसे आप इजी, या यू कैन से इजी तो नहीं, मैं बोलूंगा कितना प्रिसाइज कर सकते हैं। जैसे एक डाउट होता है कि मेरे को तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता, एक डाउट होता है कि मेरे को सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है ये समझ नहीं आ रहा, एक ये डाउट होता है कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कब हाइड्रेशन पे और कब लैटिस पे। तो आप वो प्रिसाइज होके मेरा वो पर्टिकुलर दैट पार्ट ऑफ लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ आपको इनऑर्गेनिक में बार बार रीडिंग एंड फ्लो चार्ट ही काम आने वाले। So we end S block here. All the best. Keep practicing.